नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत दोस्तों आज का हमारा 12 अध्याय है। इस 12 अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? ग्रामीण विकास एवं रोजगार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो चैप्टर है एरियो के लिए खास इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए समझते हैं ग्रामीण विकास एवं रोजगार के बारे में। चलिए, अध्याय 12 में है, इस इकोनॉमी सर्वे का अध्याय 12। ठीक, तो कुछ प्रमुख बिंदु पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख बिंदु पर हमको क्या करना पड़ेगा? चर्चा करना पड़ेगा जी। ठीक, तो मनरेगा आप सभी जानते होंगे, एमजी नरेगा, जिसे एमजी नरेगा कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में मनरेगा भी कह देती है। चलिए, पॉइंट 1 क्या याद करना है? वित्तीय वर्ष 2023-24 में ना, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 24.77 लाख परिवार, 24.77 लाख परिवार को रोजगार दिया गया था। तो 24.77 लाख परिवारों को मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार उपलब्ध कराया गया था। तो ये आंकड़ा है। ठीक, कितने मानव दिवस कार्य सृजित हैं? तो 1 लाख, मतलब इसको 1276.63 लाख मानव दिवस कार्य सृजित, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो 54% है। महिलाओं का प्रतिशत है 54। कब के? 2023-24 के आंकड़ा के अनुसार ना, वित्तीय वर्ष 2023-24 में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 54%, याद रखना है। वर्ष 2023-24 में 3,43,122 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ठीक ठीक, मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2024, ये 23-24 का आंकड़ा है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डेटा आपको इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2024-25, वित्तीय वर्ष 2024-25 सितंबर तक, मतलब 2024 के सितंबर तक 21.17 लाख परिवारों को रोजगार तथा 811.18 लाख मानव दिवस कार्य सृजित किए गए हैं। मानव दिवस कार्य सृजित किए गए। महिलाओं का प्रतिशत इसमें कितना है दोस्तों? तो 54 से बढ़कर 55.31% महिलाओं की भागीदारी है मनरेगा में जी। ठीक, तो 55% लमसम आपको याद रखना है, 55.31% खासकर याद रखना है। वर्ष 2024-25 में सितंबर तक 58,699 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार दिया गया। 100 दिवस का रोजगार दिया गया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन। ये वाला सेक्शन क्या है जी? इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2024-25 सितंबर में उपलब्ध राशि कितना है? उपलब्ध राशि छत्तीसगढ़ में कितना राशि उपलब्ध कराया गया था? तो देखिए 3,076.81 करोड़ रुपए राशि उपलब्ध कराया गया था मनरेगा में खर्च करने के लिए। लेकिन दोस्तों कितना करोड़ व्यय हो पाया, खर्च हो पाया? 2,944 करोड़ खर्च हो पाया है। ठीक, चक्रीय निधि आप सभी जानते हैं, स्व सहायता समूह के लिए दोस्तों, ऐसे स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पंचसूत्र का पालन करते हैं, उसे एक अनुदान दिया जाता है 15,000 रुपए का, जो चक्रीय निधि कहलाता है। ठीक ना, या परिक्रामी निधि। तो चक्रीय निधि से 2023-24 में 33,859 स्व सहायता समूहों को इतना लाख रुपए, 5,091 लाख, 2024-25 में सितंबर तक 12,842 समूहों को, स्व सहायता समूहों को इतना लाख प्रदान किया गया है चक्रीय निधि के रूप में। एक स्व सहायता समूह को कितना दिया जाता है? तो 15,000 अनुदान के तौर पे। ठीक, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैंक क्रेडिट लिंकेज, बैंक क्रेडिट लिंकेज अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 1,13,444 स्व सहायता समूहों को इतना लाख रुपए, मतलब इतना जो करोड़ में इतना लाख रुपए दिया गया था बैंक क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम के तहत।
लेकिन दोस्तों हमको याद करना है 2024-25 में सितंबर तक 52,270 समूहों को इतना लाख रुपए, याद रखना डेटा याद रखना, इतना लाख रुपए ऋण प्रदान किया गया है जी। बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत लिंक ऋण उपलब्ध कराया गया है, लोन दिया गया है। किसे? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दिया गया रहा है जी। ठीक, चलिए अब हम ग्रामीण विकास वाले सेक्शन को पढ़ते हैं। ग्रामीण विकास वाले सेक्शन को हम पढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था वर्ष 2000 में राज्य स्थापना के साथ लागू हुई। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्यों को, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्यों को 11वीं अनुसूची का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, खंड स्तर पे जनपद पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत। ठीक ना? ठीक। और 29 विषय हैं पंचायतों से संबंधित जो कि संविधान की 11वीं अनुसूची में है, जो पंचायतों के लिए है। ठीक, याद रखना है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,000 2,55,45,000 लमसम है हमारा पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ की, जहां 76.76 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आती है जी। तो दोस्तों मान लो 100% हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, इसमें से ना 76.76% पॉपुलेशन गांव में रहते हैं जी। कहाँ रहते हैं? तो गांव में रहते हैं। 76.76%, याद रखना है, 76% गांव में निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक, इस प्रकार राज्य में ग्रामीण विकास का विश्लेषण अति आवश्यक है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन, छत्तीसगढ़ का ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा आबादी गांव में रहती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का विश्लेषण करना आवश्यक है। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे दोस्तों, तब हम ग्रामीण विकास को अचीव कर पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में प्रदेश में, याद रखना है, 33 जिला पंचायतें हैं। देखिए, जितने जिला होती है ना उतनी जिला पंचायतें होती है। तो पहले 27 जिला पंचायतें थी, लेकिन अब 33 बता तो रहा है ये इकोनॉमी सर्वे, लेकिन अधिसूचना जारी हुआ, इसके संबंध की जानकारी, स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग बोले दोस्तों 33 जिला पंचायत हैं। कितने जिला पंचायत? 33 जिला पंचायत। 146 जनपद पंचायत है, याद रखना है, 146 जनपद पंचायत। आपसे पूछेगा चलिए बताइए कितने जिला पंचायत है छत्तीसगढ़ में? तो 33 जिला पंचायत है। चलिए पूछिएगा कितने जनपद पंचायत है छत्तीसगढ़ में? तो 146 जनपद पंचायत हैं। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार 10,971 ग्राम पंचायत है हमारे छत्तीसगढ़ में। जनगणना 2011 के अनुसार 10,971 ग्राम पंचायत हैं और 20,126 ग्राम है। 20,126 ग्राम है। ठीक ना? तो देखिए दोस्तों, दो स्रोत से याद करना है। मैं बात कर रहा हूं जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग कितने ग्राम पंचायत पूछेंगे आपसे, ग्राम पंचायत पूछेगा तो आपको आंसर लेना है क्या? 10,971 ग्राम पंचायत है। ग्राम पूछेगा कितने ग्राम है जी, केवल ग्राम बताना है, तो 20,126 ग्राम बताना है। 20,126 ग्राम है, जिसमें 10,971 ग्राम पंचायत है। ये तो रही जनगणना 2011 के अनुसार। लेकिन पंचायत विभाग 2019-20 के अनुसार, तो पंचायत विभाग के अनुसार याद करना है, पंचायत विभाग 2019-20 के अनुसार याद करना है। तो ग्राम पंचायत कितना है जी? ग्राम पंचायत कितना है पूछेगा आपको, तो आंसर लेना है 11,664 ग्राम पंचायत।
11,664 ग्राम पंचायत हैं। और कितने ग्राम हैं, कितने आदमी थे कालिया, कितने ग्राम लेना है आपको, 20,255, 20,255 ग्राम पंचायत ग्राम है, 20,255 ग्राम है। तो दो डेटा, एक जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है और पंचायत विभाग 2019-20 के अनुसार भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों आंकड़ों को आपको याद रखना है, ये दोनों आंकड़ों को दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक जी। पंचायत राज संस्थाओं के कार्यक्रमों हेतु उनके स्वयं के संसाधन तथा राज्य एवं केंद्र से प्राप्तियां शामिल है। तो पंचायती राज संस्थाओं का संचालन कैसे होते हैं, तो उनका स्वयं का संसाधन होता है और केंद्र और राज्य सरकार से कुछ प्राप्तियां भी होता है, अनुदान होता है। ठीक, चलिए। छत्तीसगढ़ में गांव की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है, गांव की स्थिति इसमें दर्शाई गई है। चलिए, कुल जनसंख्या बताना है आपको। देखिए 1951 में 74,000 के आसपास हुआ करता था, 1961 में 91,000, 71 में 1,16,000, फिर दोस्तों 81 में 1,40,000, 1,76,000, 91 में, 2000 में 2 लाख पहुंच गए थे, 2,08,000। ठीक दोस्तों, ये क्या हो गया आपका, 2 करोड़ हो गया हमारे यहाँ सीधा, ये 2 करोड़ में पहुंच गया था ना, 2 करोड़ में, ये 2 करोड़ में पहुंच गया था। ठीक, अब 2,55,00,000 हो गया है, 2,55,45,000 के ऐसे लगभग हो गया है। ठीक, लाख में है। ठीक जी, मतलब 74,000 बोलो, 74 लाख के लगभग था। ठीक ना, 74 लाख भी इतना 1 करोड़ क्रॉस कर चुका था 1971 में। ठीक ना, चलिए, तो सीधा 2011 में कितना हुआ, तो 2,55,45,000। ठीक, पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि कितना है, मतलब 2001 की तुलना में 2011 में कितना हुआ, तो 22.61%, 22.61%। ग्रामीण जनसंख्या को परसेंट में बताना है तो 196 दशमलव क्या हुआ दोस्तों, 196.08% का ऐसे वृद्धि देखने को मिला है ना। पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि 17.79%, पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि 29.61%, कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में प्रतिशत 76.76। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में, कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में 76.76 पड़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, कुल जनसंख्या लाख में, तो वो याद रखना है। पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि 17.7। ग्रामीण की, भारत की बात हो रही है ना, ये सेक्शन भारत की है, तो भारत को याद नहीं करना है, छत्तीसगढ़ को बस याद करना है आपको। तो ऊपर दोस्तों ये डेटा, ये डेटा और ये डेटा और ये 5 और ये 6, ये 6 आंकड़े आपको याद होना चाहिए। ये 6 आंकड़े को आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ठीक, चलिए। उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 5 दशकों में समग्र राज्य की जनसंख्या वृद्धि की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर में कमी पाई गई है। तो ग्रामीण जनसंख्या में कमी पाई गई है ना, इसको याद रखना, पूछा जा सकता है ना आपसे। कैसे पूछेगा आपसे, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 5 दशकों में समग्र राज्य की, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या वृद्धि की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर में कमी पाई गई है। याद रखना, कमी पाई गई है कि अधिक है कि उतार चढ़ाव रहा है, ऐसे पूछा जाएगा तो याद रखना कमी, ये इंपॉर्टेंट है, कमी पाई गई है पिछले 5 दशकों में ग्रामीण जनसंख्या में ना, जनसंख्या वृद्धि पूछा जा रहा है तो कमी। जहां वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या का ग्रामीण भाग 95% था, वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार यह 77% तक हो गया है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में ग्रामीण जनसंख्या केवल 70.93 लाख थी, जो अब 2011 जनगणना के अनुसार 196.08 लाख है।
ये आंकड़े आपको याद रखना है। ठीक जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं योजना में। अब ग्रामीण विकास के लिए, रोजगार के लिए दोस्तों कुछ योजना संचालित किया जा रहा है। योजना का नाम क्या है जी? तो मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पहला योजना पढ़ रहे हैं इस इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने हेतु एमजी नरेगा अधिनियम 2005 दिनांक 7 सितंबर 2005 को जारी की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2004 की धारा 4 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई। तो 2 फरवरी से लागू है, 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ में लागू है, इसलिए 2 फरवरी को मनरेगा दिवस मनाया जाता है। ठीक, प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 से 11 जिले, छत्तीसगढ़ 11 जिले कौन कौन? तो बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जसपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा। ठीक, द्वितीय चरण में दिनांक 1 अप्रैल 2007 से 4 जिले रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा एवं महासमुंद। तृतीय चरण में दिनांक 1 अप्रैल 2008 से राज्य के समस्त जिलों में योजना प्रभावशील है। ठीक ठीक, उद्देश्य क्या है इसका सभी जानते हैं। उद्देश्य क्या है? 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना, स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना। लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, स्थायी परिसंपत्तियों का, एसेट्स का सृजन करना है। मांग पर रोजगार, ऐसे ग्रामीण परिवार वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रमिक श्रम करने को तैयार हैं, उनके द्वारा आवेदन किए जाने पर 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराना। महिलाओं को प्राथमिकता दिया गया है इसमें। दिव्यांगजन की क्षमता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा दिव्यांगजन को। बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान है, यदि 15 दिनों के भीतर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अतिरिक्त रोजगार 50 दिन का दिया जाता है, पढ़ चुके होंगे। वन धारक में भी 50 दिन का रोजगार है। ठीक, 90 दिवस मानव दिवस। मजदूरी भुगतान डाकघर के माध्यम से, मजदूरी दर 243 रुपये है, लेकिन जो बढ़ के 261 हो गया है। मजदूरी एवं सामग्री अनुपात कैसा होता है? तो 60% केंद्र सरकार देता है, 40% देता है आपका राज्य सरकार, लिखा हुआ है। मशीनों से कार्य कराना प्रतिबंधित है दोस्तों। ठीक है ना, इसमें याद रखना है। पारदर्शिता एवं सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है, शिकायत निवारण के लिए है। ऑनलाइन शिकायत के लिए भी कर सकते हैं। लोकपाल की नियुक्ति, तो प्रत्येक जिले में लोकपाल की नियुक्ति किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, ठीक, जन मनरेगा ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग मनरेगा में। ठीक है ना, मनरेगा में सब चीज पढ़ चुके होंगे आप लोग। ये डेटा आपको बस याद रखना है, ये याद रखेंगे। तो मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवार कितना है? पंजीकृत परिवार कितना है? तो 2024-25 में 36.38 लाख पंजीकृत परिवार है। 36.38 लाख पंजीकृत परिवार है दोस्तों, याद रखना है जी, पंजीकृत परिवार है। ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक ठीक जी, ठीक। पंजीकृत परिवार की संख्या कितना है? तो 36.38 लाख परिवार पंजीकृत रजिस्टर्ड है मनरेगा के तहत। ठीक, तो आईएमपी है ये वाला सेक्शन क्या है जी? आईएमपी है, याद रखना है। रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या, मतलब ऐसे परिवार जिसको रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं, ये कितने हैं? तो दोस्तों ये 21.17 लाख। रजिस्टर्ड 36 लाख के आसपास है, लेकिन 21 लाख के आसपास क्या दिया जा रहा है? रोजगार दिया जा रहा है। इसके लिए उपलब्ध राशि तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना है 3,777 करोड़ में है वो, 3,076.92 करोड़। व्यय कितना हुआ दोस्तों? व्यय 2,944.33 करोड़ व्यय हुआ है। सृजित मानव दिवस कितना है लाख में? तो 811 याद रखने, 811.18 मानव दिवस। महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो 55.31% याद रखना है। 55.31% को आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या है दोस्तों? महिलाओं की क्या है? प्रतिशत है। स्वीकृत कार्य संख्या कितना है? तो 4.26। 4.26। 100 दिवस पूर्ण परिवारों की संख्या इतना 58,699। ठीक,
अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना ग्रामीण लक्ष्य एवं उद्देश्य। ठीक, लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक केंद्र पोषित परियोजना, हम सभी जानते हैं क्या है, तो केंद्र पोषित परियोजना है जी, ये केंद्र पोषित परियोजना है जिसमें केंद्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत माह मार्च 2024 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर एवं कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों को स्वयं का पक्का एवं आपदा रोधक मकान उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की मुख्य विशेषताएं, आवास निर्माण के लिए जगह 25 वर्ग मीटर किया गया है, 25 वर्ग मीटर मिनिमम, जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है। तो स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र शामिल है, 25 वर्ग मीटर याद रखना है। मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय राज्यों में, दुर्गम क्षेत्रों, आईएपी जिलों में राशि रुपए 1,20,000 लाख प्रावधान किया गया है। ठीक, जिसमें केंद्र का कितना है, केंद्र का 60 है, 40 राज्य के हैं, सभी जानते हैं। ठीक ना, 90 दिवस की मजदूरी भी दिया जाता है ना इसमें मनरेगा के तहत। ठीक, चलिए ठीक, इसमें कोई खास, हाँ ये डेटा आपको याद रखना है, पूर्ण आवास, ये डेटा आपको याद कर लेना है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2024-25 सितंबर माह तक ना, इस योजना के अंतर्गत मतलब पीएम आवास योजना के अंतर्गत कुल 20,23,073 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। 20,23,073 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 17,29,586 आवासों की स्वीकृति की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 एवं 24-25 हेतु कुल स्वीकृत आवास 17,29,586 के विरुद्ध 10,96,659 आवास पूर्ण किए जा चुके। इतना आवास कंप्लीट है, बन के तैयार है, लोग रह रहे हैं, तथा 5,52,943 आवास निर्माणाधीन है, प्रोसेस है, बन रहा है। हितग्राहियों द्वारा स्वयं प्रेरित होकर आवास बनाए जा रहे हैं। ठीक, ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये टेबल 2024-25 में देखिए, इतना आवास पूर्ण आवास हुए हैं 6, अब इतना निर्माणाधीन है जी ना, इतना निर्माणाधीन है। चलिए, राशि के बारे में नहीं पूछा जाता है। पीएम जनमन आप सभी जानते हैं जनजाति से रिलेटेड, इसके तहत जनजातियों को, खास करके विशेष पिछड़ी जनजातियों को लाभ दिया जाता है, 7% लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान योजना के तहत 2 लाख प्रति इकाई लागत के पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो 2 लाख की योजना के अधीन अंतर्गत इतने परिवारों को नहीं पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत पढ़ते हैं हम। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण 25/9/2023 से प्रारंभ की गई है, जो कि राज्य पोषित परियोजना है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में पाए गए 47,090 आवासहीन परिवारों को पक्के आवास की सुविधा से लाभान्वित किया जाना है। योजना के अंतर्गत 38,225 आवासों की स्वीकृति की जा चुकी है, जिसमें से 32,958 आवास निर्माणाधीन हैं। योजना के अंतर्गत सामान्य एवं मैदानी क्षेत्रों के हितग्राहियों के लिए राशि 1,20,000 और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों, आईएपी जिलों में 1,30,000 प्रावधानित किया गया है। ठीक जी, हितग्राहियों के आवास निर्माण के प्रगति के आधार पर हितग्राहियों के खाते में किस्त की राशि अंतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत संचालित योजनाओं के वर्षवार
ठीक, तो याद रखना है आपको दोस्तों, आवास निर्माण का लक्ष्य 47,090 रखा गया है लक्ष्य, स्वीकृत इतना हुआ 38,000। अब कोई भी आवास कंप्लीट नहीं बना है, निर्माणाधीन है 32,958 निर्माणाधीन है। ठीक ठीक, स्वच्छ भारत मिशन को पढ़ लेते हैं, अपने आप में बहुत ही अच्छा मिशन है ये। ठीक, चलिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 मतलब चरण 2, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लक्ष्य अनुरूप 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ। संपूर्ण राष्ट्र मतलब भारत खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुका है। 1 अप्रैल 2020 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज 2 की शुरुआत हुई, जिसका क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 तक किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 ग्रामीण फेज 2 के घटक निम्नानुसार हैं। क्या क्या घटक हैं दोस्तों इसके? चरण 2 के घटक है, इधर देखिए क्या क्या घटक है। तो व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय, व्यक्तिगत दोस्तों पारिवारिक शौचालय बनाना है, जिसमें से कितना कितना राशि दिया जाएगा? प्रावधान राशि कितना? 12,000 रुपए है। ये 12,000 दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100% 12,000 दिया जाता है। 15वां वित्त के इसमें कोई योगदान नहीं है। सामुदायिक शौचालय के लिए दोस्तों, सामुदायिक रूप से शौचालय बनाना है तो 3 लाख रुपए प्रति यूनिट, 3 लाख रुपए। इसमें 70% स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिया जाएगा, 30% 15वां वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाएगा। ठीक है, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना हो, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना हो तो 70% मिशन देगा, 30% 15वां वित्त देगा। तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना हो तो 70 मिशन के तहत, 30 15वां वित्त। ठीक ना। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट प्रति विकास खंड 100% है। फीकल स्लज मैनेजमेंट प्रति विकास खंड 100% है। गोवर्धन 100% है। प्रचार प्रसार 100%। ठीक, तो ये सारे पैसे इस मिशन के तहत दिए जाएंगे। तो कहां से पैसे दिए जाएंगे दोस्तों? ये बंटवारा है, अंशदान है। ये अंशदान को पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने आप में। ठीक, चलिए ये नहीं पूछा जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के बारे में पढ़ते हैं जी। बिहान एनआरएलएम के बारे में पढ़ते हैं। राज्य मिशन बिहान कहते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर इसे समाप्त करते हुए दिनांक 1/4/2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है। योजना के अंतर्गत वित्त पोषण केंद्र तथा राज्य के मध्य 60:40 के अनुपात में किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना, तो विभिन्न मतलब स्वरोजगार के विभिन्न डायमेंशन उत्पन्न करना जी। ठीक, ग्रामीण परिवार की गरीबी दूर करना है। समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बीपीएल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना इस योजना में शामिल है। मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों का संघ का निर्माण, प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना इत्यादि कार्य किया जाता है। सामुदायिक निवेश के कोष। ठीक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष का प्रावधान स्व सहायता समूहों के जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में किया गया है। तो प्रारंभिक पूंजी के रूप में क्या किया गया है? तो सामुदायिक निवेश कोष, जिसके अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर 60,000 रुपए तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी वापसी महिला स्व सहायता समूह द्वारा ग्राम संगठनों के माध्यम से संकुल स्तरीय संगठन को किया जाता है। ठीक, ये राशि चक्री निधि 15,000 रुपए दिया जाता है। स्व सहायता समूह, ऐसे स्व सहायता समूह जो पंचसूत्र का पालन करते हैं, ऐसे स्व सहायता समूह को 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है चक्र निधि के रूप में। ठीक, बैंक लिंकेज, महिला स्व सहायता समूहों के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों के साथ जोड़ना मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसको सब पढ़ चुके होंगे, आंकड़ा को बस हमको याद करना है। देखिए, स्व सहायता समूहों का बैंक क्रेडिट लिंकेज, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है,
2024-25 में याद रखना कितने स्वसहायता समूह को लक्ष्य रखा गया था बैंक लिंकेज के लिए, ऋण देने के लिए? तो 1,17,600 कितने स्वसहायता समूह को दिया गया? तो 52,270 को दिया गया। लक्ष्य इतना था लेकिन दिया गया इतना को। कितना राशि दिया? तो 76,07,072 ऐसे कुछ है, ठीक ना। 44% लक्ष्य को पूर्ति, मतलब पूरे लक्ष्य का 44% हो पाया है, ठीक। अब हम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY के बारे में चर्चा करते हैं। इसको तो पढ़ चुके होंगे, इसका आपको बस आंकड़ा याद करना है। इस योजना के तहत 2024-25 में कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है? तो 380 लोगों को, याद रखना है। इस योजना के तहत 2024-25 में कुल प्रशिक्षित कितना किया गया? 380 लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है, और 380 लोग को ट्रेनिंग दिया गया। 701 लोगों को दोस्तों नियोजित किया गया है, रोजगार दिया गया है। 701 लोगों को क्या दिया गया है? रोजगार दिया गया है, ठीक ठीक। अब DDU-GKY के तहत रोशनी कार्यक्रम भी चलाया जाता है जी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौशल विकास हेतु प्रदेश के कुल 8 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य एवं नक्सल प्रभावित जिले क्रमशः बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बलरामपुर को शामिल किया गया है। तो रोशनी कार्यक्रम में बलरामपुर को स्पेशल याद रखना है। कुल 8 जिला में से ना 7 जिला बस्तर संभाग का है, एक बलरामपुर को आपको याद रखना है, ठीक, शामिल किया गया है। इन जिलों में प्रदेश की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा चयनित एजेंसियों द्वारा 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल उन्नयन अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। रोशनी परियोजना के अंतर्गत 40% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना प्रावधानित है। तो कितने परसेंट महिलाओं को? तो 40% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना प्रावधानित है। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन भी किया जाएगा। इन प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन जिला, राज्य से बाहर भी किया जा सकता है। तो जिला में किया जा सकता है, या राज्य में किया जा सकता है, या राज्य से बाहर उसे रोजगार दिया जा सकता है, ठीक है जी। ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके बारे में पढ़ते हैं। टाइम तो नहीं हो रहा है ना, अभी नहीं हो रहा है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रामीण BPL हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से लीड बैंकों के माध्यम से, तो कौन सा बैंकों? लीड बैंक, जो टॉप बैंक होते हैं, SBI, लीड बैंकों के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT की स्थापना की गई है। वर्तमान में प्रदेश के अविभाजित 18 जिले में RCT केंद्र स्थापित है। 18 जिले में ना, वही जो 2000 पुराना 18 जिले जी, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय 16 जिले, फिर नारायणपुर, बीजापुर को जोड़े तो 18 जिले थे। उसी 18 जिले में RCT केंद्र स्थापित है, जिसमें से 11 भारतीय स्टेट बैंक है, लीड बैंक है। 11 भारतीय स्टेट बैंक, SBI लीड बैंक है। 5 बैंक ऑफ बड़ौदा लीड बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं। 2 सेंट्रल बैंक द्वारा संचालित है। तो 11, 5, 16 और 2, 17, 18, ठीक। भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक केंद्र के लिए रुपए 1 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी गई है। राज्य के समस्त अविभाजित 18 जिलों में संबंधित जिले के लीड बैंक को प्रशिक्षण भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटित की गई है। तो लीड बैंक को निःशुल्क भूमि प्रशिक्षण के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो भवन बनाने के लिए दोस्तों दिया गया है। अब तक समस्त 18 RCT भवन पूर्ण किया जा चुका है। प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है। प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग 1 हेतु 49 रुपए प्रशिक्षण, वर्ग 2 हेतु 42 रुपए एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग 3 हेतु 35 रुपए 10 प्रति घंटा प्रति हितग्राही की दर से व्यय का प्रावधान है, ठीक ना। तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 200 घंटे निर्धारित है। न्यूनतम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम 200। वित्तीय वर्ष 2024-25 में याद रखना है, 2024-25 में ना 18,670 लक्ष्य के विरुद्ध 9,715 स्वरोजगारियों का प्रशिक्षण मार्च सितंबर 2024 तक पूर्ण किया गया है। तो कितने प्रशिक्षार्थियों को ट्रेनिंग दिया गया है? तो 9,715, ठीक।
ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है जी। ये कुल प्रशिक्षित 9,715, इसमें से कितने सेटल्ड हो गए हैं, जॉब लग गया है 2,188 लोगों का, ये आंकड़ा याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पढ़ते हैं, ठीक। क्या कहता है ये, गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना अच्छी सड़कों के बिना संभव नहीं है, इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को 12 सड़कों से जोड़ा जावे। अतः भारत सरकार द्वारा 25/12/2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि सामान्य क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 200 या इससे अधिक आबादी के समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी 12 सड़कों से जोड़ा जाना है। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली 9 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 7 जिलों 29 विकास खंडों का चयन करते हुए इन विकास खंडों को 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को 12 सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति है, ठीक। जिसको तो पढ़ चुके होंगे आप लोग। डेटा इंपॉर्टेंट है, पीएम जनमन मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति याद रखना है। डेटा इंपॉर्टेंट है, 2024-25 में पूर्ण सड़कों की संख्या क्या है, 10 है। केवल 2024-25 में ना 10। पूर्ण लंबाई कितना है, तो 29 किलोमीटर। पूर्ण वृहद पुल की संख्या कितना है, तो 6। व्यय राशि कितना है, तो 172 करोड़ के आसपास, ठीक। योजना के प्रारंभ से अब तक याद रखना है, योजना के प्रारंभ से अब तक 8,954 मतलब 25 दिसंबर सन 2000 से अब तक 2024 तक मतलब 2025 तक 8,954 सड़कें 8,954 सड़कें बनाई गई है। कितनी लंबाई, कुल लंबाई तो 44,109 किलोमीटर की, 44,109 किलोमीटर की सड़कों का जाल छत्तीसगढ़ में बिछ चुका है, ठीक। 458 वृहद पुल, कुल राशि कितना, तो 17,562 करोड़ स्वीकृति प्राप्त हुई थी। माह सितंबर 2024 तक 8,296 सड़कें, 40,375 किलोमीटर लंबाई, 372 पुल कंप्लीट किए जा चुके हैं। इतना खर्च हो गया है। तो ये वाला जो सेक्शन दोस्तों जीवन में सब भूल जाना, लेकिन ये वाला ऊपर वाला सेक्शन को आपको नहीं भूलना है। जितना स्टार लगाना है दोस्तों इसमें लगा लेना है, जितना स्टार लगाना चाहे इस वाले सेक्शन पे लगा लेना है, यही पढ़ना है आपको, ठीक। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के बारे में पढ़ते हैं। अब मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए ठीक जी, चलिए 23 अप्रैल 2011 से लागू 100% राज्य पोषित इस योजना के अंतर्गत ऐसी पहुंच विहीन ग्रामीण बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडों में नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड में नहीं है, ऐसे बसाहट को पूरा कौन करेगा, तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना को डामरीकृत पक्के मार्गों से जोड़ने का प्रावधान है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सामान्य जिलों के सामान्य विकास खंडों के 250 या उससे अधिक जनसंख्या 2011 के जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक, के बिना जुड़ी बसाहटों को 12 डामरी की सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ते हुए सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के अंतर्गत अद्यतन निर्माण योग्य 1807 सड़कें, लंबाई 5,505 किलोमीटर, राशि 2,859 करोड़ स्वीकृत है। पूरा कितना हुआ है, तो 1,745 सड़कें, लंबाई 4,916 किलोमीटर, पूर्ण कितना हुआ है, तो 2,000 इतना करोड़ व्यय किया जा चुका है। तो ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला डेटा आपको याद होना चाहिए, नीचे वाला डेटा, ठीक है, ठीक है जी। चलिए मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, वर्ष 2012-13 से प्रारंभ सीमेंट कंक्रीट सड़क एवं नाली का निर्माण शहरों में गौरव पथ के तर्ज पर कम से कम 200 मीटर एवं अधिकतम 500 मीटर, कम से कम 200 मीटर अधिकतम 500 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई की सड़क, बीच में 4 मीटर चौड़ाई की कंक्रीट मार्ग, 0.50 चौड़ाई में दोनों तरफ कंक्रीट पेविंग खरंजा
मतलब ढाल जी स्लोप तथा शेष चौड़ाई में दोनों तरफ 0.50 मीटर चौड़ाई में वी आकृति के दोस्तों नाली का निर्माण है। ठीक ना। तो 80% नाबार्ड देता है, 20% राज्य स्वयं देता है। ये याद रखना, पढ़ चुके होंगे, वही है। बस ये डाटा याद होना चाहिए। ठीक, पढ़ चुकी है सब चीज आप। ठीक, युवा क्षमता विकास योजना ये सब आप पढ़ चुके हैं। इधर ज्यादा कुछ खास भर्ती बलों में पुलिस प्रशिक्षण ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नगरीय विकास आ गया आपका। चलिए आज के इतना ही, कल पढ़ेंगे दोस्तों ये अध्याय 13। बहुत जल्द इकोनॉमिक सर्वे समाप्त हो जाएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।